जब वो प्रचंड बहुमत में दिल्ली में थे और बहुत ताकतवर थे, तब योगी को नहीं हटा पाए। अब तो उनकी ताकत जाया हो चुकी है और वो घायल हो चुके हैं। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि योगी को हटा दें। अब कितने दिन ये सरकार चलती है ये देखना होगा, क्योंकि इसमें भांति भांति के लोग हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मोदी जी की ये आदत नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है कि वो इस तरह की सरकार को चलाएं और वो इस तरह की चीजें किसी की सुने। सहकारिता मंत्रालय किसी भी कीमत पे अमित शाह नहीं छोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश का दिवाला निकल चुका है, आंध्र प्रदेश क्राइसिस में है। आंध्र प्रदेश फाइनेंस कंडीशन के हिसाब से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कह ही दिया है कि अगर आप चाहें हमारे साथ आइए और हम आपको प्रधानमंत्री पद ऑफर करते हैं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। और कल शपथ ग्रहण तो हो गया, किसे कौन सा विभाग मिलेगा वो भी जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तस्वीरें अलग तरह की सामने आ रही हैं। कोई मंत्री बनना नहीं चाह रहा, कोई मना कर रहा है, कुछ के नाम काट दिए गए हैं, तो अलग अलग अफवाहें हैं। केपी मलिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मलिक जी, दिन रात जी चर्चा नमस्कार। हमने कल भी देखा, पूरे दिन चर्चा रही और आज की खबरें भी हम देख रहे हैं। ये कैबिनेट आपको कैसी लगी? मोदी कैबिनेट मजबूत लगी या मजबूर लगी? नहीं, मजबूत कैबिनेट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि एनडीए के जितने अलाइज हैं वो सब अपनी शर्तों पे मोदी सरकार में जुड़े हैं और उनकी अलग अलग डिमांड है। कई ऐसी अनोखी डिमांड हैं जो लगता है कि मोदी जी के लिए पूरी करना उनको असंभव होगा, तो उस पर कहीं ना कहीं टकराट होगी, कहीं ना कहीं उस पर टूट होगी, ऐसी संभावनाएं हमें हैं। अब कितने दिन ये सरकार चलती है ये देखना होगा, क्योंकि इसमें भांति भांति के लोग हैं। आपने देखा होगा आज भी, कल शाम से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम कैबिनेट मंत्रालय हमें चाहिए, हम एमओएस क्यों लें, मैं तो पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। दूसरा उनका जो सुनील तटकरे हैं, एक जो अजीत पवार की पार्टी से जीत के आए एकमात्र सांसद हैं। हालांकि अजीत पवार अपनी वाइफ को और अपने बेटे को नहीं जिता पाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि भाई हमें मंत्रालय चाहिए, तो वहां आपस में खींचातान शुरू हो गई है। तो ये कैसे इनको सबको साथ में लेके चलेंगे, इसी पे संशय बना हुआ है। शिंदे कल ही वापस चले गए, उनको लग रहा है कि उनके जो 6 एमपी आए हैं कहीं उनमें उद्धव ठाकरे सेंध न लगा दें, क्योंकि बताया गया कि 5 एमपी उद्धव ठाकरे के टच में है। तो इस सरकार के चलने के लक्षण तो गंभीर कहीं मुझे दिखाई देते नहीं है। जी नहीं, लेकिन आपने कहा कि उद्धव ठाकरे टच में है, लेकिन आज उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि किसी भी तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह ना बने, अन्यथा टीडीपी और जेडीयू नष्ट हो जाएगी। देखिए, स्टेटमेंट बहुत सारे आते हैं। मुझे वो भी स्टेटमेंट याद है जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और मुझे वो स्टेटमेंट भी याद है जब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सब दरवाजे बंद हो गए। तो यहाँ किसी स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। स्टेटमेंट तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बहुत सारे दिए थे। मोदी जी ने बहुत जो गरिमा से गिरी हुई भाषाएं हैं उसका भी प्रयोग किया था। उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे, उनके ससुर के ऊपर आरोप लगाए थे, क्या क्या नहीं कहा था। चंद्रबाबू नायडू ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। और ये लोग खुद ही कहते थे कि वो तो चुनावी जुमला था, वो तो राजनीतिक जुमला था। तो अंदर क्या चल रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। किसी ने क्या कह दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था और हमने तो उनका स्टेटमेंट 5 बजे आया, हमने सुबह 11 बजे ही लगा दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कह दिया है कि आप चाहें तो प्रधानमंत्री बनिए, हमारे साथ आइए। तो बाद में 5 बजे केसी त्यागी का बयान आया। तो इन बयानों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कोई चीज हो ना जाए या अंदर होती हुई ना दिखे। जी लेकिन मलिक साहब, मैंने आपका एक ट्वीट जयंत चौधरी को भी लेकर देखा था और आपने जाट प्रतिनिधित्व का जिक्र किया। क्या ये सबसे बुरा दौर है? सामने ही हरियाणा के चुनाव भी है। देखिए, हरियाणा के चुनाव हैं, अगले साल दिल्ली के भी चुनाव हैं। इसमें क्या है कि अगर आप जाट कम्युनिटी को देखें तो वेस्टर्न यूपी, खासकर उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी को माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि किसान आंदोलन को लेके और जाट आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं जाट बिरादरी उनसे अच्छी खासी नाराज है। और उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको रिजल्ट दिखाई दिया। हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, राजस्थान में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई,
और वेस्टर्न यूपी से भी भारतीय जनता पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। तो ये सब जाटों की नाराजगी का एक उदाहरण है और ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये संतोष है कि उन्होंने किसानों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी को अपने साथ ले लिया है। लेकिन जयंत चौधरी कहीं ना कहीं इस आशा में बैठे हुए थे कि उनके पास 2 सांसद हैं और वो खुद राज्यसभा से हैं, तो 3 संसद सदस्य उनके हैं तो उनको कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा। लेकिन उनको कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला और जो मात्र एक सदस्य वाली पार्टियां हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो मांझी हो, उनको आपने कैबिनेट मंत्रालय दे दिया है। हालांकि अनुप्रिया पटेल को तो एमओएस मिला है, लेकिन मांझी को आपने जो है कैबिनेट मंत्रालय दे दिया है। तो ये इस तरह की चीजें अभी बाद में आनी शुरू होंगी जिन पर मतभेद होंगे, और उसके बाद मंत्रालय मिलने के बाद मतभेद फिर ये होगा कि मुझे ये नहीं वो चाहिए था, फिर उसके बाद ये होगा मुझे ये सेक्रेटरी नहीं चाहिए था, मुझे वो पीएस चाहिए था। तो तमाम मतभेद होंगे और उनको कैसे मोदी जी सुलटाएंगे, क्योंकि मोदी जी की ये आदत नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है कि वो इस तरह की सरकार को चलाएं और वो इस तरह की चीजें किसी की सुने, क्योंकि वो तो आदेश देते हैं सीधा, उनका तो सीधा ऑर्डर होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं लोगों को। तो इन परिस्थितियों में तो कहीं मोदी जी ऑर्डर दे पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। तो इस सरकार का क्या परिणाम होगा, क्या इसका भविष्य होगा, वो हमें देखना होगा आगे चलने वाले टाइम में। जी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लगभग वही चेहरे रहे। आप शिवराज सिंह चौहान को और अमित शाह को कहाँ पे देख रहे हैं इस कैबिनेट में? अंदर खाने कुछ इंफॉर्मेशन आपको लग रहा हो कि कौन से विभाग मिल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज चौहान को कृषि मंत्रालय मिल सकता है। कृषि मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और वहां से हटा के जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर को वापस मध्य प्रदेश भेजा है, तो उनकी जगह भरने के लिए शिवराज चौहान को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरा जो मंत्रालय है अमित शाह के पास, गृह मंत्रालय के अलावा बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। सहकारिता मंत्रालय किसी भी कीमत पर अमित शाह नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्रालय अमित शाह छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस पर क्या समझौता होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय में तमाम वो चीजें होती हैं, पेगासस की फाइलें हैं, दूसरे फोन रिकॉर्ड की फाइलें हैं, वहाँ तमाम दूसरी चीजें हैं, ईडी सीबीआई है, तो उसका सारा कंट्रोल वहीं पे है। तो इतनी आसानी से वो किसी और को देंगे, मुझे थोड़ा सा इस पे संशय है। या तो ये हो सकता है किसी ऐसे पपिट को बिठाएं कि खाली बैठने के लिए, दिखाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन सारा काम अमित शाह ही करेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो देखते हैं आपके इस कैबिनेट में लगभग पुराने ही चेहरे हैं और वो किसी लोकसभा से भी जीत के नहीं आए हैं, उनको राज्यसभा से लाया गया है, उनको भी बिठाया जाएगा, क्योंकि पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पुराने जो कमिटमेंट चल रहे हैं, उनको कमिटमेंट को पूरा करना है। इसलिए ही मोदी जी ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी और सब लोगों को समझाया था कि जो हमारी पुरानी चीजें चल रही हैं हम उनको खत्म करेंगे। आप अपना नया कुछ शुरू करना चाहें तो उसको आप करिए, उसका उद्घाटन आप करिए, उसका समापन आप करिए, लेकिन जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हमारे पुराने आदमी ही करेंगे, चाहे वो उस मंत्रालय में मंत्री हों चाहे ना हों। इसीलिए अश्वनी वैष्णव और आपके जो सरदार जी मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, और इसके अलावा जो एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमन हैं, जो इस तरह से राज्यसभा से लाए हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी दखलंदाजी अलग अलग मंत्रालयों में रहेगी जो उनके अधीन रहे हैं। और उसके बाद जो नया मंत्री आएगा उसके साथ टकराट होगी, और वो टकराट कितनी बड़ी होगी, किस नतीजे तक पहुंचेगी, क्या होगा, ये भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर इस बात को लेके है, और कल भी जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तो मैं भी कुछ लोगों के साथ बैठी थी, आप भी बैठे होंगे, सबके मन में सवाल, टीडीपी और जेडीयू ने एडजस्ट किस चीज पर किया है? क्या ऐसे मिला है? या तो कोई नब्ज दबी है या तो फिर कोई और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी है। आप इसका कैसे एनालिसिस करते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि टीडीपी चुनाव लड़के आई है, विधानसभा में वो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, उनको वहां पे सरकार बनानी है। और आंध्र प्रदेश का दिवाला निकल चुका है, आंध्र प्रदेश क्राइसिस में है, आंध्र प्रदेश फाइनेंस कंडीशन के हिसाब से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एक राहत पैकेज मोटा केंद्र से लिया जाए, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, और इसके अलावा तो तमाम केस
चंद्रबाबू नायडू पे चल रहे हैं, ईडी सीबीआई के वो केस सेटल तत्काल किए जाएं। वो दो उनकी प्रमुख डिमांड है और उन्हीं पे सबसे पहले काम होगा, चाहे उसमें 15 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, वो मेन उनकी कंडीशन है। बाकी चाहे वो स्पीकर मांग रहे हो, चाहे वो मंत्री मांग रहे हो, वो सब सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है राहत पैकेज और ईडी सीबीआई के केस सेटल करना। दूसरा, अगर आप नीतीश कुमार की बात करेंगे जो दूसरे मुख्य एलाइज हैं, उनका भी यही है कि बिहार को एक विशेष पैकेज दिलाया जाए या स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि वहाँ अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो उनको चुनाव में जाना है, उनको जातीय जनगणना करानी है, उनको मुस्लिम समाज को खुश करना है, तो वो सारी चीजें लेके चलेंगे। इसी पे वो गठबंधन को तोड़ेंगे जब उनको तोड़ना होगा, तो वो इसी शर्त पे कहेंगे कि भाई हमें जातीय जनगणना करनी है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है, तो लिहाजा हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। तो उधर उनको कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कह ही दिया कि अगर आप चाहें हमारे साथ आइए और हम आपको प्रधानमंत्री पद ऑफर करते हैं, तो उनको क्या दिक्कत है तोड़ के जाने। तो ये तमाम चीजें आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी। नहीं नहीं, एक और चीज, इंडिया गठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत हैप्पी है, दे आर वेरी इंजॉइंग। लाइक ममता बनर्जी का स्टेटमेंट हो, अलग अलग नेताओं का स्टेटमेंट हो, बहुत नॉर्मल है, वो कुछ रिएक्शंस नहीं दे रहे, बड़ा नपातुला सा व्यवहार कर रहे हैं। और आपको ममता बनर्जी का स्टेटमेंट याद होगा कि हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में, मैं भी जिक्र भी कर रही थी। तो अपनी भी कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। और दूसरा, अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली आने की तैयारी कर ही चुके हैं। देखिए जीनत, अगर आप देखें जो इंडिया गठबंधन के तमाम एलाइज हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत शांति से बैठे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, हाँ, अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज, ममता बनर्जी की, या जितने भी नेता हैं सबको आपने देखा होगा बहुत कॉन्फिडेंट है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और इनके पीछे सबके जो असली चाणक्य हैं राजनीति के, वो शरद पवार हैं, जो सबके टच में है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे इसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो, सबसे कोऑर्डिनेशन का काम शरद पवार को दिया गया है और वो बखूबी इस काम को कर रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के भी काफी लोगों के टच में है, चाहे वो उसमें गडकरी हो, चाहे दूसरे लोग हों, उनके टच में भी शरद पवार हैं। और उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार बनी है, जो मोदी गवर्नमेंट बनी है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग की है और एनडीए की मीटिंग की है, फिर भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय दल का बोर्ड है या भारतीय जनता पार्टी के जो 240 लोग जीत के आए हैं, उनकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। उनकी मीटिंग आप सेंट्रल हॉल में इकट्ठे बुला लेते हैं एनडीए के लोगों को और उनको बोल लेते हैं। वो जब अकेली मीटिंग होगी तो उसमें भी विरोधी स्वर उठेंगे। तो उनसे बचने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए अमित शाह और मोदी ने एक ऐसा खेला रचा है कि उनको एक मौका ही ना मिले अपनी आवाज उठाने का। तो उस आवाज को आप कब तक दबाएंगे? जब आप अपनी मीटिंग करेंगे तो उसमें विरोध उठाया जाएगा, उसमें सवाल उठाए जाएंगे, उसमें तमाम बातें उठाई जाएंगी, चाहे वो गडकरी की ओर से हो, चाहे वो शिवराज चौहान की ओर से हो, चाहे वो जो दूसरे लोग लगातार 6ठी, 7वीं, 5वीं बार जीत के आए, चाहे उनकी तरफ से हो। अब यहाँ पे ये भी सवाल बनता है कि अगर कल को शिवराज चौहान दावेदारी ठोक देते हैं प्रधानमंत्री पद की और वो कह दें कि भाई मैं 4 से 5 बार का सांसद रहा हूँ, 8 बार का विधायक रहा हूँ, 4 बार का मुख्यमंत्री रहा हूँ, स्टेट में 100% रिजल्ट दिया है और 8,20,000 से जीत के आया हूँ, तो मेरे अंदर क्या कमी है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा सिपाही हूँ, सबसे ईमानदार सिपाही हूँ, शिद्दत से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। मुझे किस बात पे रिजेक्ट करेंगे आप? गुजरात से 100% रिजल्ट भी नहीं आया, आप तो बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से जीत भी नहीं पाए। आप तो अयोध्या जैसी सीट हार गए, आप तो बनारस के आसपास की सारी सीटें हार गए। आपके नाम पे तो चुनाव कई जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश में अगर आकलन करेंगे, आपसे ज्यादा लोकप्रियता तो योगी जी की है, मोदी जी की इतनी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं। ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग सकते हैं। मगर आपने योगी जी का जिक्र कर लिया तो एक सवाल तो हर चर्चा में पूछा जाता है कि योगी जी के बारे में कि भाई योगी जी को तो अब हटाने वाले हैं, नाराजगी चल रही है, अमित शाह बहुत नाराज हैं,
हालांकि योगी आदित्यनाथ का अपना स्टाइल है, वो दबते नहीं है, जरा भी नहीं दबते हैं, और उनका जिस तरह से प्रोजेक्शन भी है अपना खुद का, तो आपको लगता है कि योगी की कुर्सी खतरे में, या फिर नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हो चुके हैं, कम से कम अब तो वो कुछ नहीं कर सकते, नुकसान होगा विधानसभा में? देखिए जीनत, अगर आपको पता हो, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि अमित शाह और मोदी उनको तब नहीं हटा पाए जब वो प्रचंड बहुमत में दिल्ली में थे और बहुत ताकतवर थे, तब योगी को नहीं हटा पाए। अब तो उनकी ताकत जाया हो चुकी है और वो घायल हो चुके हैं। अब वो इस स्थिति में नहीं है कि योगी को हटा दें। और मैंने एक कहानी भी लिखी थी, ट्वीट भी किया था कि एक गुजरात का शेर यूपी के कुएं में गिर गया था और जो है बाबा के पास 80 डंडों की सीढ़ी थी, लेकिन बाबा ने 40 डंडों की सीढ़ी कुएं में डाल दी थी। और क्योंकि पानी अगर नहीं डालते तो पानी में डूब के शेर मर जाता और बाहर निकलता तो वो बाबा को खा जाता। तो इसलिए बाबा ने ऐसा इलाज किया कि वो बच भी जाए लेकिन बाहर भी ना आए। तो बाबा ने 40 डंडों की सीढ़ी डाली और वो शेर 33 डंडे ही चढ़ पाया। वो घायल है और वो इस स्थिति में नहीं है कि बाबा को नुकसान पहुंचा सके। तो ये तो आप भूल जाइए कि बाबा को हटाने की हिमाकत करेंगे, इनके बस का अब नहीं है और ना इनका वो डंडा चलने वाला जो पहले चलता था। जी, ये मजेदार बात आप बता रहे हैं। अच्छा, इस सरकार के को लेकर ये अच्छी स्टोरी है, मुझे पता है आपने खुद ही इसको लिखा भी होगा, बड़ा अच्छा। नहीं, ट्विटर पे है ये ट्विटर पे हाँ, मैंने डाली हुई है। बहुत दिन बहुत। पहले, मैं आई थिंक 20 दिन पहले मैंने डाल दी थी ये, हाँ, तो चुनाव से बहुत पहले डाल दी थी। आपको पता था कहाँ से कितनी सीट्स आ रही हैं, इसका मतलब अंदर खाने। जी, नहीं, जैन अभी जो सीट है, मैं तो पिछले 7 महीने से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 सीटें लाना बड़ी चुनौती है। जब लोग 65-70, जब जो बड़े-बड़े सेफोलॉजिस्ट और बड़े-बड़े पत्रकार जब कह रहे थे कि 65 आएंगी, 55 आएंगी, तब हम थोड़ा सा डर गए थे इन लोगों से, तो हमने 40 की थी, नहीं तो हम तो 35-40 बोलते थे कि 35 और 40 के बीच में आएंगी। तो जब ये लोग 65 से नीचे ही नहीं आ रहे थे तो हमने कहा हम थोड़ा बढ़ जाएं, तो फिर हम जो है 40-40 की बात करने लगे थे, लेकिन 40 से 41 हमने कभी नहीं कही। आप मेरा पूरा 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, चाहे वो किसी टीवी की डिबेट का हो, चाहे वो मेरे एक्स का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे कहीं भी सोशल मीडिया पे मैं आपको 41 कहता हुआ नहीं मिलूंगा। मैं हमेशा 40 के नीचे बोला है, 35 से 40 के बीच में बोला है। और ऑल ओवर भी मैंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सवा 200 के बीच में रहेगी। तो मेरा आकलन गलत नहीं है, क्योंकि हम धरातल पे जो चीजों को देख रहे हैं वही बोलते हैं। तो धरातल पे कुछ और दिखे, हो कुछ और जाए, वो एग्जिट पोल में हो सकता है लेकिन धरातल पे नहीं हो सकता। नहीं, जी, वो एग्जिट पोल में भी तो अब उस पे भी तो स्टॉक मार्केट स्कैम बहुत बड़ा आया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो इसको लेकर, 30 लाख करोड़ और 5 करोड़ लोगों की जमा पूंजी आपने तबाह कर दी। तो वो जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो भी आदमी ही होंगे, वो व्यक्ति होंगे, वो भी दिल होगा उनका, धड़क रहा होगा, उनकी जेब भी होगी, उनकी भी इच्छा होगी कुछ पैसा मिले। वो क्या निकल के आएगा क्या नहीं आएगा वो सब बाद की बातें होती हैं। अब कांग्रेस रिजीम में जो घोटाले हुए थे ये उसी के मुद्दे पे आए थे जीत के। 2014 में इन्होंने कहा था कि हम तमाम घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे। अब वो लिस्ट निकालिए आप, जो जितने लोगों को इन्होंने जेल भेजा है पिछले 10 साल में, लाइए आप काउंट करिए। इन्होंने जेल भेजने के बजाय वॉशिंग मशीन खरीद के रख ली और उसमें से धो धो के सबको जो है उसमें कीचड़ में से निकाल के और कमल का खिला दिया इन्होंने सबको। बताइए कौन से लोग हैं जो जेल में गए हुए हैं? जेल में वो लोग गए हुए हैं जो पॉलिटिकल इनके साथ नहीं आ रहे थे, चाहे वो झारखंड के सीएम हो हेमंत सोरेन, और चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे उनके दूसरे मंत्री हो, वो जेल में बैठे हुए हैं। जो घोटाले घपले करने वाले लोग हैं, चाहे वो हेमंतो शर्मा हो, अजीत पवार हो, दूसरे लोगों, कितने लोग जेल गए। तो ये सब जो है जुमलेबाजी होती है, वो जुमलेबाजी अभी भी चल रही है। कल को अगर सरकार बदलती भी है तो बहुत ज्यादा लोग जेल जाएंगे, मुझे इसमें संशय नहीं है। पैसे वाले लोग जेल नहीं जाते, वो भेजते हैं। सही बात है। ये भी अच्छी बात है। पॉलिसीज पर एक सवाल है, मैं बस एक सवाल ले लेती हूँ सर आपसे। पॉलिसीज सबकी नजर है कि जैसे आज किसान सम्मान निधि, आप तो प्रॉपर बेल्ट से आते हैं, प्रॉपर किसानों वाली, तो किसान सम्मान निधि पे साइन किए पीएम ने और सुबह से ट्रेंड कर रहा है कि देखिए आते ही कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया। किन पॉलिसीज पर नजर रहेगी? हालांकि अब कमजोर तो हो चुके हैं, फिर भी। देखिए, ये किसान सम्मान निधि अगर इतनी अच्छी होती तो पूरे देश का किसान इनको वोट देता
और पूरे देश का किसान खुशी मना रहा होता है, ये आत्ममुग्ध हो रहे हैं। ये जैसे 5 किलो राशन दे के लोगों को बता रहे हैं कि हम आपको खैरात दे रहे हैं और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, आप हमें वोट दीजिए, और जिनको वो जो वोट नहीं दे रहे उनको पाप लगेगा। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और आप उनका 5 किलो राशन खा रहे हैं तो आपको पाप लगेगा और भगवान इसकी सजा देगा। आप अपने बाप का राशन दे रहे हो, अपनी जेब में से दे रहे हो, किसान राशन उगा रहा है और देश की जनता के पैसे का आप राशन बांट रहे हो और कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। तो उस पे आप ब्लैकमेल कर रहे हो मतदाता को ये बातें कह के। तो ये किसान वाले मुद्दे पे भी आत्ममुग्ध है। किसानों का कहना यह है, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, कि तत्काल इस योजना को बंद किया जाना चाहिए। इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता, आप सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। साल भर में 6,000 रुपए में एक किसान के परिवार का क्या होगा? यहाँ तो दिल्ली में आप 6,000 का एक परिवार जाके 6,000 का डिनर करके आ जाता है एक दिन शाम को। दूसरी बात यह है कि आप किसान के नाम पे तमाम सब्सिडी, तमाम दुनिया भर की जो सहायता दे रहे हैं उसके नाम पे आप घोटाले घपले कर रहे हैं। सब्सिडी से कौन से किसान को फायदा हुआ है? हमारा कहना यह है कि तत्काल ये सारी सब्सिडी, तत्काल ये इस तरह की योजनाएं किसानों की बंद किए जाएं और किसान को वाजिब दाम उसकी फसल का मिले, और आप उस पर तमाम टैक्स लगाइए जो आप दूसरों पे लगाते हैं। जैसे हमारी सैलरी पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। जब मैं 5 लाख के ऊपर कमाऊंगा तभी तो आप टैक्स लगाओगे। मेरे तो 5 लाख पूरे हो ही नहीं रहे तो टैक्स क्यों लगेगा मेरे ऊपर? तो जब आप किसान के ऊपर टैक्स लगाओगे वो उस दायरे में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कमाई इतनी है ही नहीं। अगर 5% किसान आ भी रहा है दायरे में, बड़ा किसान है, तो वो दे टैक्स दे, इसमें क्या दिक्कत है उसको देने में। लेकिन आप लोगों के ऊपर इस तरह की योजनाएं थोपें और आप एहसान उनको दिखाएं, तो ये दुर्भाग्य है देश के किसानों का। उस अन्नदाता का दुर्भाग्य है कि आप उसको फसल के दाम दे नहीं रहे हैं और उल्टा उस पर एहसान जता रहे हैं। नहीं, तो इनका तो प्रॉमिस था 2014 में भी ना, आप तो जानते होंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, पहली कलम से आएंगे, साइन करेंगे, एमएसपी पर गारंटी की बात होगी, लेकिन कुछ भी तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा, अग्निवीर को लेकर आप क्या देख रहे हैं? ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हारने का, इसमें अग्निवीर भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सेना में जाना किसी भी परिवार के व्यक्ति का ये होता है कि एक लड़का अगर सेना में चला जाता है तो वहां से रेगुलर इनकम आती है, और वो एक जो किसान की फैमिली होती है, कि सामान्य परिवार होता है, वो खुशहाल परिवार बन जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं और उसके लिए सफिशिएंट होता है एक सैलरी आना। और कल को ये भी हमारी गारंटी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे को कुछ हो भी जाता है तो कम से कम उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, उसका परिवार फिर भी पलता रहेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, तो आश्वस्त रहते हैं लोग। इन दोनों ही चीजों पे आप जो है आपने डाका डाला है अग्निवीर योजना के थ्रू, और आपने उसकी सारी पेंशन, सारी सुविधाएं बंद कर दी हैं, और 4 साल आप उसको नौकरी दे के एहसान जता रहे हैं, और 4 साल के बाद क्या करेगा? तो अब इस तरह के जो युवा हैं वो बहुत नाराज हैं, उनके परिवार नाराज हैं, और लड़कियां भी नाराज हैं जिनकी शादियां उनसे हो रही थी। लड़कियों ने उनसे शादी करने से मना कर दिया अग्निवीर से, कि 4 साल के बाद ये क्या करेगा, तो मैं तो इसके साथ शादी नहीं करके अपना भविष्य खराब नहीं करूंगी। तो ये जो आपने समाज में एक जहर बोया है, उसी का नतीजा है कि आज आप भुगत रहे हैं। और देखिए, किसी दूसरे दल की सरकार बनेगी, अगर इनकी भी सरकार रहती है तो इनको भी अग्निवीर योजना में बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि तमाम जो इनके एलाइज हैं वो इसी मुद्दे पर चुनाव जीत के आए हैं कि हमें अग्निवीर योजना में बदलाव करने हैं। या तो ये बदलाव करेंगे या सत्ता से जाएंगे। तो इनकी राह में कांटे बहुत ज्यादा हैं। जी, आपका माइक बंद है। लास्ट सवाल सर, क्या ये सरकार 6 महीने चलती हुई नजर आ रही है आपको, या बड़े आराम से चलेगी, या अक्टूबर में जो इलेक्शंस होने हैं कुछ स्टेट्स में उसके बाद तस्वीर बदलेगी? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इसका, मध्यावधि चुनाव जैसा कुछ? देखिए, मुझे ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो इस सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और सरकार अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन चल जाए तो बड़ी बात है। महाराष्ट्र के इलेक्शन तक अगर सरकार नहीं चलती है तो हम मान के चल सकते हैं कि गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा बिहार के इलेक्शन है अगले साल। बिहार के इलेक्शन से पहले ये सरकार गिरनी तय है, क्योंकि इतने सारे एलाइज को उनकी कंडीशन पे लेके भारतीय जनता पार्टी के
लिए लेके चलना बहुत मुश्किल है। आपको याद करना होगा 2001 में जो वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू हिस्सेदार थे, एनडीए थे, कन्वीनर भी थे और इनके स्पीकर भी उसमें थे और इनका समझौता था एनडीए के साथ और इन्होंने बीच में समझौता तोड़ दिया था। तो ये बड़े हार्डकोर बार्गेनर हैं चंद्रबाबू नायडू। उनकी सारी डिमांड पूरी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। वाजपेयी जी पूरा नहीं कर पाए थे, प्रमोद महाजन पूरा नहीं कर पाए थे, तो अमित शाह और मोदी पूरा कर पाएंगे, मुझे इस पे डाउट है। और आप डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो समर्थन वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे तो सरकार गिरेगी, ये होगा। नहीं, पर मोदी जी तो भगवान है ना, तो शायद कर सकते हैं, वो अवतार हैं तो शायद कर दे मलिक जी। नहीं, अब वो देखिए वो मैं तो थोड़ा आर्य समाजी टाइप का आदमी हूँ और मैं इस तरह से अवतार में इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता। मैं तो लोग भगवान राम कहते हैं, मैं तो उनको भी महापुरुष मानता हूँ और एक वो महापुरुष हैं, उन्होंने जो एक सिद्धांत हम लोगों को दिया है, चाहे वो सच्चाई का सिद्धांत हो, चाहे मानवता का सिद्धांत हो, चाहे इंसानियत का सिद्धांत हो, हम तो उस रूप में उनको लेके चलते हैं और किसान पुत्र होने के नाते हम खूब उनका नाम भी लेते हैं। हम तो जब कोई मुसलमान भी रास्ते में मिलता है उसको भी कहते हैं राम राम भाई क्या हाल है। और गांव में कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम वहां पे भी चल भाई ले राम का नाम। मेरे पिताजी जब इस सीजन में गेहूं की फसल आती थी और सबको वो फसल देते थे गेहूं की, तो 5 किलो का जो बट्टा होता था जिसको हम एक धड़ी बोलते हैं गांव में, तो वो शुरू करते थे तोलते हुए, तो वो ये कहते थे पहले वाला जो 5 किलो होता था वो रामा ही रामा और उसके बाद फिर एका ही एका, दो दोआ। तो हमने कहा ये तो एका हो गया और वो कहाँ गया वो रामा राम? बोला वो राम नाम पे गया, इसमें कोई गरीब को कमी बेसी ना हो इसलिए राम के नाम पे इसको गया। तो हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, राम को वहां लेते हैं। हम राम का हाथ पकड़ के मंदिर में थोड़े ही बिठाते हैं उसको, राम को बेचने का काम हम थोड़े ही करते हैं। इसीलिए तो आप अयोध्या में हारे हैं, क्योंकि आपका ढोंग सबके सामने आ गया है। ये तमाम चीजें हैं, ये बहुत देर तक नहीं चलती। एक लाइन में बस गडकरी का फ्यूचर, गडकरी इतने शांत क्यों है? देखिए गडकरी जी को भी एहसास है, मैंने जो बताया आपको, शरद पवार जी जिस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं, जिस तरह से वो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के लोगों के टच में है, इसी तरह से शरद पवार गडकरी के टच में है, क्योंकि गडकरी भी परेशान है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में। 10 साल की मोदी सरकार में 2 बार उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं, उनको घेरने की कोशिश हुई है, अभी उनको पीछे हराने की कोशिश हुई है चुनाव में, तो वो भी कहीं ना कहीं त्रस्त है, वो भी राहत चाहते हैं, इसलिए इसलिए वो थोड़े शांत हैं अभी, तमाशा देख। जी बहुत मजेदार चर्चा रही केपी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। और बड़ा मजेदार ये है कि जो मूल निकला वो ये कि सरकार तो लड़खड़ाते हुए चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब उतने ताकतवर नहीं रहे, अमित शाह भी स्पेशली। और हाँ, योगी आदित्यनाथ को हटाना फिलहाल तो संभव नहीं है। अगर सोच भी रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। ये एक बड़ी बात जरूर है, क्योंकि यूपी बहुत कुछ तय करता है, न सिर्फ लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प रहा। खैर, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।